साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। पाकिस्तान बर्बाद हो गया, बांग्लादेश खुशहाल है और जानते हैं रीजन मोदी जी हैं। श्रीलंका तबाह हो गया, मालदीव आबाद है और जानते हैं रीजन मोदी जी हैं। नेपाल परेशान और बेचैन है, वही भूटान शांत और खुशहाल है और जानते हैं इसका भी रीजन मोदी जी हैं। चीन और अफगानिस्तान जब तक मोदी जी का साथ था, इनकी इकोनॉमी उड़ान भर रही थी, लेकिन आज इन्हीं की इकोनॉमी रसातल में जा रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में आज मैं आपको मोदी मैजिक का चमत्कार दिखाने जा रहा हूं। साथियों, आपको याद होगा साल 2014 में जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो सभी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को न्योता भेजा था एक अच्छी मंशा के साथ। यही नहीं, आज से 5 साल पहले उन्होंने एक सार्क सैटेलाइट भारत ने लॉन्च की थी और इसका भी मकसद जो सार्क देश हैं उनके जो जन कल्याण हो, उनके लोगों का कल्याण हो, इसी भावना से ये सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के जो कुछ विरोधी देश हैं उन्हें इसमें खोट नजर आने लगी और मतलब उन्होंने उल्टी सीधी बातें कहनी शुरू कर दी, उल्टे सीधी नीतियां अपनानी शुरू कर दी और आज उसका दुष्परिणाम पूरी दुनिया के सामने है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, मतलब उन्होंने पीएम मोदी को न जाने कितनी गालियां दी। अब भारत में लोकतांत्रिक जो विरोधी हैं वो तो गालियां देते हैं, लेकिन इमरान खान मोदी जी को क्यों दे रहे हैं ये समझ में नहीं आता। आप देखिए, रिपोर्ट भी देखते चले जाइए। वो कभी मोदी जी को हिटलर कहते हैं, कभी साइकोपैथ, कभी नाजी पार्टी, मतलब कभी ये रिपोर्ट देखिए, इसमें फासिस्ट पार्टी बता डाला मोदी जी को। फिर कभी मोदी को भारत के अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बताया, ये भी रिपोर्ट देखिए। जब प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 370 को हटाया तो इमरान खान ये कहने लगे कि उन्होंने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये भी धमकी देने लगे। मैंने आपको पहले भी दिखाया, कभी परमाणु बम की धमकी, कभी ये कहने लगे अगर मोदी जी कुछ करेंगे तो हम करारा जवाब देंगे। खुद ही आतंकवाद फैला रहे थे। मतलब मोदी को उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आज स्थिति क्या है। मोदी का विरोध करने वाले इमरान खान का नया पाकिस्तान, वो भी नया पाकिस्तान, जैसे मोदी जी ने नया भारत कहा था ना, वो नया पाकिस्तान कह रहे थे। और आज उनका नया पाकिस्तान बदहाली और महंगाई के दौर से गुजर रहा है। आप रिपोर्ट में देखते चले जाइए। और पाकिस्तान का आम आदमी, जो इमरान खान पीएम मोदी को गाली दे रहे थे, अब वहाँ का आम आदमी इमरान खान को गालियाँ ही नहीं दे रहा है, बल्कि उन्हें देश का गद्दार बता रहा है। और मोदी को गाली देते देते स्थिति ये हो गई कि इमरान खान के हाथों से सत्ता छीनी जा चुकी है। और उनका जो कहते हैं ना कि बहुत बड़े एकदम खिलाड़ी हैं, उनके सारे बाउंसर, आउट स्विंग, इन स्विंग सारे फेल हो चुके हैं। अब इमरान खान कहीं के नहीं रहे, सत्ता भी हाथ से निकल गई। और एक बात ध्यान देने की है, जब उनके हाथों से सत्ता निकल रही थी तब उनको ध्यान आया कि उनकी गलती क्या हुई है। उनका जो अक्ल है वो ठिकाने आ गया और फिर उन्होंने ये समझ लिया कि मोदी का विरोध करना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। और फिर जाते जाते उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी और खूब प्रशंसा। आप देखिए ना ये सारी चीज़ें। अब पाकिस्तान के लोग इमरान खान से मतलब जो कह रहे हैं ना वो बड़ा दिलचस्प है। वो फिल्मी गाना है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, गाना सुने हैं ना। पाकिस्तान के लोग इमरान खान से कह रहे हैं, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे तूने बीमारे गम की, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। तो ये है इमरान खान का हाल। अब उस पाकिस्तान का हाल देखिए जो कभी ईस्ट पाकिस्तान था, बहुत छोटा देश बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की दिल खोलकर प्रशंसा की।
पीएम मोदी ने जब कुछ किया, आप देखिए ना, जैसे ये यूक्रेन से 9 बच्चों बांग्लादेशी बच्चों को बचा कर लाया, तो दिल खोल करके बांग्लादेश ने भारत की प्रशंसा की। यही नहीं, जो प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चला रहे हैं, उसे लेकर भी बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी बातें कही। और कोविड महामारी के दौरान जब पीएम मोदी ने कई देशों को वैक्सीन भेजा, भारत ने जब बांग्लादेश को ये वैक्सीन मिली, तो भी वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी का आभार जताया। और यही बात भारत की तरफ से भी है। प्रधानमंत्री मोदी भी जो है वो बांग्लादेश के हर कदम का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और एक, चूंकि आप पड़ोसी हैं तो पड़ोसी के साथ आपको मिल करके चलना है। बांग्लादेश की ये पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। और जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो उन्होंने कोशिश की कि जो भारत और बांग्लादेश का जो सीमा विवाद है, जो कई दशकों से 1971 में आज़ादी के बाद से आज तक चला आ रहा है, उसे दूर करने की पहल की। और बांग्लादेश ने भी उसका स्वागत किया। और आप यकीन मानिए 2016 में कई दशकों के बाद ये सीमा विवाद भी सुलझ गया। बांग्लादेश भी चाहता था, भारत तो चाहता ही था। मोदी जी ने कोशिश की और आप देखिए ये रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा। और आज हालत देखिए, मोदी जी से दोस्ती करने वाला बांग्लादेश आज जो है बास्केट केस से राइजिंग इकोनॉमिक स्टार बन गया है। और मीडिया में इस पर कई स्टोरी छप रही है, आप देख लीजिए। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा ये है कि बांग्लादेश आज कर्ज में नहीं डूबा है उस तरीके से। बांग्लादेश अपनी तरक्की कर रहा है। और यही है बांग्लादेश और पाकिस्तान की कहानी। अब बात श्रीलंका और मालदीव की। श्रीलंका की कहानी भी एक केस स्टडी की तरह है। साल 2015 में जब राजपक्षे चुनाव हार गए, तो उन्होंने अपनी हार का ठीकरा मोदी जी पर फोड़ दिया। मतलब श्रीलंका में चुनाव हो रहा है, वो हारे चुनाव और मोदी जी पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भारत ने उन्हें चुनाव हरा दिया। और यही राजपक्षे जब 2020 में चुनाव जीत जाते हैं, तो जो उनकी भड़ास थी ना, वो निकालनी शुरू कर दी। आप कहानी समझ गए होंगे। आप देखिए ये सारी रिपोर्टें, जिसमें भारत की चिंता को मीडिया में भी सामने लाया गया। और इसके बाद श्रीलंका ने भारत से सारे समझौते तोड़ने शुरू कर दिए और चीन से समझौता करने लगा। ये श्रीलंका की कहानी है, याद रखिएगा। और यही नहीं, देखिए आप ये रिपोर्ट, भारतीय कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जाने लगे। आप देखिए इंडियन फर्म रिजेक्टेड टर्म्स, मतलब अलग अलग बहाने बता करके हर जगह श्रीलंका ने भारत की आलोचना करनी शुरू कर दी। भारत ने श्रीलंका को समझाने की भरपूर कोशिश की कि भाई देखो क्या है, एक आदमी से पूरा देश नहीं चलता, देश तो लोगों से चलता है। और आपकी नीति क्या है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, वो देश हित में देख करके सोचिए। लेकिन श्रीलंका ने इसकी परवाह नहीं की, राजपक्षे ने। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि श्रीलंका पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। वहाँ के लोगों को अब खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, ऊर्जा का स्रोत खत्म हो गया, पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। और इन परिस्थितियों में चीन ने श्रीलंका से मुंह मोड़ लिया। और याद रखिए, इसी परिस्थिति में आज उसे भारत की याद आ रही है। और इस पर तो मैं आपको विस्तार से वीडियो भी बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखिएगा, तो श्रीलंका की ये पूरी कहानी आपको दिख जाएगी। अब समुद्र में बसे एक दूसरे छोटे से देश मालदीव की कहानी देखिए। जैसे श्रीलंका एक कोने में है, उसी तरह समुद्र में ही उसी तरफ की साइड में मालदीव भी है। मालदीव ने भारत के साथ कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी के साथ, कि अच्छे संबंध रखे जाएं। और देखिए इसका फ़ायदा क्या है, वहाँ की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है। और इसके लिए मालदीव के प्रधानमंत्री जो वहाँ के हैं, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, उन्होंने आभार जताया और मोदी जी की बधाइयों के मतलब पुल बांध दिए हैं। ये स्थिति है मालदीव की। और यही नहीं, आप ये रिपोर्ट देखिए कि मालदीव भारत के साथ सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं जुड़ रहा है, बल्कि सुरक्षा रणनीतिक तौर से भी मालदीव भारत के साथ जुड़ा हुआ है। और इसका फ़ायदा भी मालदीव को मिल रहा है। अब नेपाल की कहानी भी देख लीजिए। यहाँ केपी शर्मा ओली जब नेपाल के प्रधानमंत्री बने, तो उन्हें भी कीड़ा काटने लगा। चीन ने थोड़ा सा सहला क्या दिया, वो चीन की शह पर भारत का विरोध करने लगे।
मोदी जी को ललकारने लगे। मतलब नेपाल को ही भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया। आप देखिए, उन्होंने लुक्स इज टू चाइना पॉलिसी शुरू कर दी, नेपाल ने शुरू कर दिया। आप सोचिए, जिस नेपाल के साथ भारत का इतना घनिष्ठ संबंध है। ओली साहब ने भारत को चुनौती देने के लिए चीन का मुहरा बनना स्वीकार कर लिया और बड़ी बड़ी बातें करने लगे। देखिए ना, एशिया में वाइडर पॉलिटिक्स की बातें करने लगे। और एक समय तो ऐसा हो गया कि मोदी को चुनौती देने के लिए ओली साहब ने मतलब जो नक्शा है ना भारत और चीन नेपाल का, उसको ही बदल दिया और जो भारतीय भूभाग है उस पर ही अपना दावा ठोकने लगे। आप ये रिपोर्ट में देखिए, यहाँ तक कि एक काम और किया गया, मीडिया को मैनेज करके ये स्टोरी की जाने लगी कि मतलब नेपाल के लोग भी ये मान रहे हैं कि मोदी जी की वजह से नेपाल चीन के करीब जा रहा है। आप पूरी कहानी समझिए कि कैसे नेपाल को भारत के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रची गई। लेकिन नेपाल का यह विरोध जो भारत के खिलाफ था, नेपाल के लिए ही गले की फांस बन गया। और प्रधानमंत्री ओली को आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री ओली को अपना प्रधानमंत्री जो पद है वो गंवाना पड़ा, नेपाल को चीन का साथ छोड़ना पड़ा। और ये स्थिति क्यों आई ये भी समझिए कि नेपाल का जो प्रधानमंत्री ओली पीएम मोदी को चुनौती दे रहा था, उसे उसी की पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप देख लीजिए, पीएम ओली एक्सपेल्ड फ्रॉम रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी। और मोदी का विरोध करने वाला नेपाल जब राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था तो वहां की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। और कैसी स्थिति हुई ये एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान किसी भी देश ने नेपाल की मदद नहीं की। और उन परिस्थितियों में, उस विभीषिका के दौर में भारत ने ही उसकी मदद की। देखिए, इंडिया ओनली कंट्री टू सेंड लिक्विड ऑक्सीजन टू नेपाल अमिड कोविड सर्ज। आज नेपाल का प्रधानमंत्री जब भारत का दौरा कर रहा है और तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थकता। और नेपाल के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनारस गए, काशी विश्वनाथ मंदिर में अपना शीश झुकाया और वो क्या कहते हैं कि जब दोनों देशों की भाषा और संस्कृति एक है तो हम अलग कैसे हो सकते हैं। और ये वहाँ के पीएम शेर बहादुर देवबा कह रहे हैं। तो ये कहानी है नेपाल की। वहीं नेपाल जैसा एक और पड़ोसी देश भारत का है और वो है भूटान। वहाँ की भाषा, संस्कृति, पहनावा, सब कुछ, रहन सहन भारत जैसा ही है। लेकिन भूटान नेपाल जैसा नहीं बना। भूटान जो है भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, मोदी जी के साथ रहा। और देखिए उसकी स्थिति ये है कि भारत ने भी भूटान की हर संभव आर्थिक और रक्षा मामले में मदद की। आप को पुरानी कहानियां भी याद होगी। और तभी तो इस क्षेत्र के जो बाकी देश है ना, वो भी भूटान जैसा समझौता चाहते हैं भारत से। आज भूटान को पीएम मोदी का साथ है, तभी वो शांत और खुशहाल है। भूटान से ऐसी कोई कहानी आपको सुनने को नहीं मिल रही होगी। अब बात करते हैं चीन और अफगानिस्तान की। चीन ने जब तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती निभाई, उसकी आर्थिक तरक्की में कभी कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन याद कीजिए, आपको वो दौर भी याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्राध्यक्ष दोनों आपस में कई बार मिले और फिर उन लोगों ने बड़े अच्छे संबंध दिख रहे थे उन तस्वीरों में। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ? डोकलाम की झड़प और गलवान का खूनी संघर्ष। इसके बाद स्थिति बदल गई और चीन भी बदहाली के रास्ते पर चल पड़ा। आप ये रिपोर्ट देखिए, चाइना इकोनॉमी फेसेस वर्स्ट स्लो डाउन सिंस पेंडेमिक, नोमुरा सेज। अब क्या है? चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सन इन फर्स्ट क्वार्टर। जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं मार्केट शुड बी कंसर्न अबाउट अप फर्दर स्लाइड। अब यही हाल अफगानिस्तान का था। जब तक वहाँ लोकतांत्रिक सत्ता थी तो भारत के साथ बड़े प्रगाढ़ संबंध थे। भारत ने बड़ी मदद की। वहाँ जो संसद भवन भी है ना, वो भी भारत ने बनाया है। और भारत ने कई प्रकार से अफगानिस्तान की मदद की और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही थी। लेकिन जैसे ही तालिबानी शासन आया और उसने भारत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, मतलब उसका क्या लेना देना है पता नहीं। लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि अफगानिस्तान की
पाकिस्तान की शह पर अफगानिस्तान का जो तालिबानी शासन है उसने भारत के खिलाफ मोर्चा खोला, और आज स्थिति क्या आप देखिए कि वहाँ के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए हैं। साथियों, इतिहास में वक्त का एक ऐसा दौर भी आता है जब किसी व्यक्ति का चमत्कार और उसका करिश्मा आम जन की सीमाओं के पार चला जाता है। ऐसा ही दौर इस समय भारत का है, जब प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में इस देश का नेतृत्व है। और तभी तो ये कहा जा सकता है कि अगर महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण रहे तो रामायण काल में भगवान श्री राम रहे, स्वतंत्रता संघर्ष काल में अगर महात्मा गांधी रहे तो नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी हैं। और तभी तो ये कहा जाता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।